हेलो चैम्प्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन्फ्लेशन। इससे लास्ट दो वीडियोस में हमने जीडीपी के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। सो इन्फ्लेशन क्या होता है? अ राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में इंक्रीमेंट होता है या वस्तुएं महंगी होती हैं तो उसको ही इन्फ्लेशन किया जाता है। जब उनके प्राइसेस, उनके दाम बढ़ जाते हैं तो उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। उसी का उल्टा है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तब वस्तुओं और ऑब्जेक्ट्स के दाम जो है प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो उसको डिफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट, बिकॉज हमारी परचेजिंग पावर कम है। यहाँ पे ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब ऑब्जेक्ट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हमें उसको खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए हमारी परचेजिंग पावर जो है मनी की वो रिड्यूस हो जाएगी। लेस परचेजिंग पावर है हमारी। एंड डिफ्लेशन के केस में क्या होता है, मनी की रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि वस्तु के दाम ऑलरेडी नीचे गए होते हैं। तो यहाँ पे हम कम मनी से ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं, इसलिए हमारी परचेजिंग पावर जो है ज़्यादा है। हम कम पैसे खर्च करके भी ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं, इसलिए डिफ्लेशन में हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा है और हमें मनी की रिक्वायरमेंट कम होती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, तो उससे क्या होगा, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? पहला तो होगा हमारी परचेजिंग पावर डिक्रीज़ हो जाएगी, जो हमने अभी पढ़ा कि उससे हमारी परचेजिंग पावर कम होती है। दूसरा होगा कि डिस्पोजेबल इनकम जो हमारी है, जो हमारे हाथ में पैसा बचता है टैक्स कट करने के बाद। डिस्पोजेबल इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है पर्सनल इनकम माइनस टैक्स एंड अदर कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हम फ्यूचर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो उससे जो हमारे लिए निकल के आता है वो है डिस्पोजेबल इनकम, DI डिस्पोजेबल इनकम है। तो हमारे पर्सनल PI में से अगर टैक्स कट गया और अदर कंपोनेंट्स में मान लो कुछ ऐसा रिलेटेड है जो कि इन्फ्लेशन से टारगेट हो रहा है, तो हमारी उससे डिस्पोजेबल इनकम जो है रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से कम करता है? एक फिलिप्स कर्व का कॉन्सेप्ट है जो कि हमें फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करना है, बट मैं अभी आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास ये दो कर्व्स हैं। यहाँ पे है हमारा, इस एक्सिस पे हम लेंगे इन्फ्लेशन एंड इस एक्सिस पे हम लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। सो एक्चुअली फिलिप्स कर्व जो बनता है वो बनता है इस शेप का कुछ। इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इकोनॉमिक्स की टर्म है, इससे ज़्यादा अगर आपको परेशानी हो तो आप इसको छोड़ दीजिए, बट अब ये समझ लीजिए कि ये होता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप। ये कर्व फॉर्म करता है जब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का हम एक वो बनाते हैं, कर्व बनाते हैं। जब हम कर्व बनाते हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, तो क्या होता है एक्चुअली में, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट है कम होगी। इन्फ्लेशन बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट कम आई। बट जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होगी, इन्फ्लेशन यहाँ पे मान लो ये इन्फ्लेशन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पहले था इन्फ्लेशन 100 और अब है 200, और यहाँ पे ले लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हो गई 1000 और यहाँ पे लेंगे 2000। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन 100 है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है 2000, यानी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट है अगर इन्फ्लेशन नहीं है। और अगर इन्फ्लेशन 200 है तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है 1000, यानी कम लोग अनएम्प्लॉयड है। तो इसका यही सिंपल सा मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी कम होगी, जो कि अब मैंने कॉन्सेप्ट में समझा। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट है तो एक बार आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए। तो रिड्यूस इन अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमने फिलिप्स कर्व के थ्रू समझ लिया। अब हायर टैक्स कलेक्शन है। टैक्स कलेक्शन कैसे ज़्यादा है? बिकॉज इन्फ्लेशन है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो टैक्स भी कलेक्शन ज़्यादा होगा। रिड्यूस रियल वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट डेट एंड डेट टू GDP रेशियो। जो गवर्नमेंट की वैल्यू है डेट की वो कम हो जाएगी, बिकॉज डेट जब लिया जाता है तब लिया जाता है मतलब उस टाइम पे मनी की जो पावर है, मनी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। बट इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, अभी हमने जैसे ऊपर वाले चीज लाइन में समझा कि इन्फ्लेशन में क्या होगा, मनी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे मनी की वैल्यू कम हो रही है, तो जब मनी की वैल्यू कम होगी
तो जब हमने डेट लिया था तो ज़्यादा का लिया था, मतलब ज़्यादा मनी वैल्यू का लिया था। अब हम डेट को वापस करेंगे तो मनी की वैल्यू कम हो गई ना उस टाइम पे, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर लेस हो गई हमारे मनी की। तो वही मतलब है कि रियल वैल्यू जो है गवर्नमेंट डेट की वो कम हो जाएगी, यहाँ पे कम हो रही है रियल वैल्यू, और डेट टू जीडीपी रेशियो भी कम हो जाएगा। कैपिटल का फॉर्मेशन जो है वो कम होगा। क्यों कैपिटल का फॉर्मेशन कम होगा? क्योंकि हम ज़्यादा स्पेंड करने की में करेंगे, ना कि ज़्यादा इन्वेस्ट करने में। कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि लोग ज़्यादा खर्च करने पे डिप कर रहे हैं एंड नॉट सेविंग, सेव नहीं करना चाहते, सेव नहीं कर रहे, स्पेंड ज़्यादा करेंगे क्योंकि परचेजिंग पावर बहुत कम है लोगों की और मनी की वैल्यू बहुत कम हो गई है। क्रिएटिंग ऑफ न्यू मनी, अगर हम न्यू मनी करेंगे तो उससे और इन्फ्लेशन आएगा, ये तो हमें पता ही है कि हम ज़्यादा मनी क्रिएट करेंगे तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा डिमांड जनरेट करेंगे, बट एक्चुअली में उस लेवल की सप्लाई तो है नहीं, तो डिमांड जो है वो ज़्यादा है, सप्लाई अभी उतनी है नहीं, सप्लाई भी लेट्स है, तो ये मैच नहीं कर रहा ना दोनों। तो इससे क्या होगा, एक इन्फ्लेशन का गैप क्रिएट हो जाएगा। रुपी डेप्रिशिएट कब करेगा? तो एज परचेजिंग पावर डिक्रीज, अगर रुपी डेप्रिशिएट करेगा तो भी इन्फ्लेशन आने के चांसेस है। बेनिफिट बोरोवर्स एंड लेंडर सफ़र, बेनिफिट डेटर एंड बॉन्ड होल्डर सफ़र, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप प्लीज़ देखिए ध्यान से। बेनिफिट बोरोवर, बोरोवर को कैसे? जिसने पैसे लिए हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ बताया कि मनी वैल्यू जब उसने डेट लिया तो मनी वैल्यू ज़्यादा थी क्योंकि उस टाइम पे इन्फ्लेशन नहीं था, लेकिन अब के टाइम पे मनी वैल्यू जो है कम हो गई है, ठीक है, अब मनी वैल्यू कम है, तो क्या होगा, जब मनी वैल्यू ज़्यादा है, जब ज़्यादा है और मनी वैल्यू कम है, देखिए मनी वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी कम है, तो जब इसने पैसे इसको दिए होंगे और इसने लिया होगा तो मनी वैल्यू उसके हिसाब से ज़्यादा थी, बट अभी जब पैसे वापस देगा ना तो मनी वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए बोरोवर जिसने पैसे लिए हैं ना उसको ज़्यादा बेनिफिट करेगा, जिसने पैसे दिए हैं उसको कम बेनिफिट करेगा, उसको बेनिफिट नहीं होगा। और सेम होता है डेटर के साथ, डेटर जो है उसको बेनिफिट होगा, और बॉन्ड होल्डर जिसने बॉन्ड ले रखा है ना उसको सफ़र होगा क्योंकि उसको कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा फ्यूचर में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, बिकॉज इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मनी की वैल्यू वैसे ही कम है, इंटरेस्ट रेट इतना मिलेगा नहीं, बॉन्ड होल्डर सफ़र करेगा, और जिसने उसको पैसे दिए थे, बॉन्ड मतलब पैसे लेके बॉन्ड दिया था, उसको बेनिफिट होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो अगर इन्फ्लेशन होता है तो उससे ये हो सकती हैं। रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, रुपये की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, ये पॉइंट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अब दो तरीके के गैप क्रिएट होते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। ये जब भी क्रिएट होते हैं जब डिमांड और सप्लाई के अंदर मैच नहीं होता। डिमांड और सप्लाई का एक कर्व होता है जो कि हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एक डिमांड होता है एंड सप्लाई होता है, जब भी मैच करता है तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड होता है और यहाँ पे हमारा प्राइस होता है। ये बहुत सिंपल सा कर्व है, अब मैं आपको इसको फ्यूचर वीडियो में बताऊँगा। तो क्या होता है कि जब ये डिमांड और सप्लाई होता है, जब डिमांड एकदम से ज़्यादा होती है यानी डिमांड का कर्व ये जो नीचे वाला ही शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ये जो गैप क्रिएट हो रहा है ना, ये गैप, क्योंकि अभी सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। अगर सप्लाई बढ़ती तो इस वाले लेवल पे आती और दोनों मैच हो जाते, बट अभी सप्लाई बढ़ी नहीं है, तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है इसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। ये हम फ्यूचर वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैं इसको इन्फ्लेशन से रिलेटेड है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक बताया। तो इन्फ्लेशनरी गैप कैसे हो सकता है, इसके कुछ रीजंस है। अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, लोग खर्च ज़्यादा करना चाहते हैं और खर्च करेंगे तो डिमांड करेंगे तो सप्लाई मैच नहीं होगी तो फिर इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर ज़्यादा पैसे लाएंगे इकॉनमी में, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी इन्फ्लेशनरी गैप हो सकता है क्योंकि डिमांड बढ़ेगी ना। फिस्कल डेफिसिट, अगर लोग गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा ले रही है, बहुत ज़्यादा मनी आ रही है उसके पास, तो भी हो सकता है इन्फ्लेशनरी गैप। एंड नेट एक्सपोर्ट्स का अगर इंक्रीमेंट होगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे हमारे। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स का कंपोनेंट बड़ा होगा इसमें क्योंकि बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन गैप आ सकता है। हायर ग्रोथ होगी, अगर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो हायर एग्रीगेट डिमांड भी होगी, हायर एग्रीगेट डिमांड होगी तो ये भी इन्फ्लेशन लीड कर सकता है। देखिए इन्फ्लेशन इज़ नॉट बैड, इन्फ्लेशन गुड है, अच्छा इन्फ्लेशन, एक परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन, जैसे कि RBI ने डिसाइड किया है कि 2% से लेके
4-6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन 2 के नीचे जाएगा, 2% के नीचे जाएगा तो भी वो बैड है, वो लीड टू डिफ्लेशन हो जाएगा। एंड अगर 6% के ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, उसको भी कंसिडर हम नहीं करेंगे। तो अगर हम इसके बीच में है तो हमारा इन्फ्लेशन गुड है। इसीलिए अगर ग्रोथ भी हो रही है तो अगर उससे भी हायर एग्रीगेट डिमांड होगी, इससे लीड टू इन्फ्लेशन होगा, बट ये गुड इन्फ्लेशन क्योंकि ग्रोथ की वजह से हो रहा है। तो इससे भी जो क्रिएट होगा वो है अपना इन्फ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप जो होता है ये अकर होता है, बस इसके जो रीजंस हैं उसको ही उल्टा कर देंगे तो डिफ्लेशनरी गैप उस वजह से होता है। अगर मनी सप्लाई कम है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो डिमांड कैसे करेंगे तो सप्लाई को मैच कैसे करेंगे। सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो डिमांड और सप्लाई में फिर एक गैप रहेगा। जैसे कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है। अब सप्लाई का कब हम राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, अभी हमने डिमांड का किया था, अब सप्लाई करेंगे। सप्लाई किया तो ये जो क्रिएट हुआ ये होता है हमारा सॉरी ये सप्लाई का नहीं है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। अब सप्लाई का ये राइटवर्ड शिफ्ट किया और ये जो गैप क्रिएट हुआ ये हो गया डिफ्लेशनरी गैप। इस कंसेप्ट को हम फ्यूचर वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ बने रहिए। सो इट कुड हैव अकर्ड बिकॉज ऑफ, अगर मनी सप्लाई कम है तो डिफ्लेशनरी गैप होगा। लोग बचाना ज़्यादा चाह रहे हैं, लोग अपने बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे रख रहे हैं, ना कि उसको खर्च करें। अगर खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड जनरेट नहीं होगी तो फिर सप्लाई से मैच नहीं कर पाएंगे एंड फिर अगेन डिफ्लेशन गैप हो जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम है तो भी फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज ऐसी ला रही है जिससे वो अपना डेफिसिट कम करना चाहती है। तो अगर वो डेफिसिट कम करना चाहेगी, ऐसा नहीं है कि वो डेट खत्म ही करना चाहती है, डेट नहीं लेगी, बट वो इस तरीके से कुछ पॉलिसीज़ को करती है जिससे वो अपना डेफिसिट को कम कर पाए। तो अगर ये होगा, इंक्रीज़ होगा तो पैसे कम रहेंगे गवर्नमेंट के पास थोड़े, क्योंकि वो पैसे उधार लेके अपना डेफिसिट नहीं कर रही और उस पैसे को यूज़ नहीं कर रही। तो अभी फिस्कल कंसोलिडेशन कर रही है, वो डेफिसिट को बचाना चाह रही है, तो उससे भी डिफ्लेशन गैप हो सकता है क्योंकि पैसा आएगा नहीं ज़्यादा। अगर नेट एक्सपोर्ट्स कम होंगे, यानी इंपोर्ट का कंपोनेंट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट का कम है, तो इंपोर्ट का कंपोनेंट अगर ज़्यादा होगा तो पैसा ज़्यादा बाहर जाएगा, ना कि इंडिया में खर्च होगा। अगर इकोनॉमी में खर्च नहीं होगा तो पैसे नहीं होंगे एंड अगेन डिफ्लेशन गैप। अगर डिप्रेशन है, रिसेशन है, दैट रिजल्ट इनटू फॉलिंग एग्रीगेट डिमांड होगी। देखो डिप्रेशन और रिसेशन एक दो अलग अलग टर्म्स है बट रिलेटेड है, एक सिमिलर कॉन्सेप्ट से। रिसेशन होता है कुछ टाइम के लिए रिडक्शन होना, मतलब मनी की वैल्यू कम होना, मार्केट स्लो डाउन होना। एंड डिप्रेशन होता है वही बहुत एक्सट्रीम केस जो कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है मार्केट इकोनॉमी में और इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, डिमांड बिल्कुल जनरेट नहीं होती, डिप्रेशन में बहुत कम होती है। तो ये जो कंसेप्ट है हम ये इसको फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, डिप्रेशन। अभी तक डिप्रेशन एक ही बार आया है, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में अमेरिका में, जो कि पूरे इसको ग्लोबल डिप्रेशन कहते हैं। एंड रिसेशन भी आया है 2008 के सब प्राइम क्राइसिस में, बट उससे ज़्यादा इंडिया को अफेक्ट नहीं हुआ था सब प्राइम क्राइसिस से। हम इसको फ्यूचर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, सब प्राइम क्राइसिस एंड ग्रेट डिप्रेशन। तो ये 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस था वो भी यूएस का था, बट इंडिया को ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इंडिया उस टाइम पे बहुत अच्छी अपनी इकोनॉमी में पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो उन्होंने कुछ मेजर्स लिए थे, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या करेगी इन्फ्लेशन? दो ही लोग करेंगे, या तो एक आरबीआई है वो करेगी या गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो सीधा मतलब है डिमांड बढ़ी रहेगी, एग्रीगेट डिमांड। ईडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, तो उसको कम करना पड़ेगा तभी इन्फ्लेशन कम होगी। तो अगर आरबीआई की साइड से देखो तो वो क्या क्या करेगी, वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगी, कॉन्ट्रैक्शनरी, डियर, हॉकिश, इन चारों टर्म्स से जो रिजल्ट आएंगे वो सेम ही आएंगे, इनको अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है बस। टाइट, कॉन्ट्रैक्शनरी, डियर और हॉकिश, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी, लोन देने की जो प्रक्रिया होगी वो उसको टाइट करेगी, लोगों के पास पैसा कम जाने देगी। टाइट है, डियर है, बहुत महंगी है, हॉकिश है, बहुत हवा में है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो लोगों के पास बहुत पैसा है, इन्फ्लेशन इस वजह से बढ़ा हुआ है। सो पहला तो वो ये करेगी। फिर रिजर्व रेशो जैसे कि CRR और SLR, इन दोनों को बढ़ा देगी। कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये दो रेशो होती हैं बैंकिंग टर्म्स में, इनको हम बैंकिंग वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल से। फिर थर्ड होता है पॉलिसी रेट को बढ़ाना। पॉलिसी रेट होते हैं रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, SGF, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, डिफरेंट पॉलिसी रेट्स होते हैं, उनको भी वो बढ़ाएगी।
ताकि लोग, ये सारे लोन से रिलेटेड है, लोन कैसे जाएगा लोगों के पास, तो जैसे ये बढ़ाएगी वैसे वो पैसे कम हो जाएंगे लोगों के पास। ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगी आरबीआई, जिसमें क्या करेगी आरबीआई जो है G-Secs को सेल करेगी ताकि रिड्यूस हो जाए मनी सप्लाई। ये एक G-Sec का एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम अभी फ्यूचर वीडियोस में जितने भी कॉन्सेप्ट अगर जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुए वो फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने ये सब चीज़ें यहाँ इसलिए डाली हैं ताकि इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो सब आपको क्लियर हो जाए। सेल करेगी G-Secs को, अगर आरबीआई सेल करेगी तो G-Sec जो होगी मार्केट में वो क्या होगा सेल करेगी, यानी अपनी तरफ से उसको बेच रही है, तो लोग उसको खरीदेंगे G-Sec को खरीदेंगे लोग, उसके बदले मनी इसको आरबीआई को मनी देंगे। तो क्या होगा, लोगों के हाथ में G-Sec आ जाएगा और मनी आरबीआई के पास चली जाएगी। तो जब मनी आरबीआई के पास चली जाएगी तो उससे क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और उनके बाद और वो कम डिमांड कम कर पाएंगे और जिससे इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगा। ठीक है। फिर फिफ्थ है हमारा बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है बढ़ जाएगी, यानी जो अभी मान लो इंटरेस्ट रेट था बैंक का कि हमने लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट रेट है 5%, तो अगर वो बोरिंग इंटरेस्ट रेट को क्या कर देती है 10% कर देगी, तो लोग कम जाएंगे ना बैंक में, कम लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वही कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जो हम बोरो कर रहे हैं, जो बोरो करने की कॉस्ट है हमारी वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि हम 5% पे बोरो कर सकते थे अभी तक, बट अब 10% पे बोरो करना पड़ेगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो इंक्रीज हो गई है। फिर सिक्स्थ है बॉन्ड की प्राइसेस को कम करना। बॉन्ड की प्राइसेस कम होंगे तो बॉन्ड यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, G-Sec से रिलेटेड ही है, गवर्नमेंट की बॉन्ड से। तो बॉन्ड यील्ड क्या होती है, बॉन्ड यील्ड होती है जब बॉन्ड का जो प्राइस है, लेट सपोज बॉन्ड का ये प्राइस है, बॉन्ड का प्राइस है 100 रुपये, फिर क्या हुआ बॉन्ड का प्राइस हो गया 95, तो ये जो 5 रुपये का गैप है ना, 5 रुपये अपॉन में 100 करेंगे, इंटू में 100 करेंगे इसका एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि अभी आपको एग्जांपल के समझाना पड़ेगा बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड यील्ड को हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या होगा ना, तो बॉन्ड की जो यील्ड है, जो अभी तक हम उस पर पैसा कमा रहे थे, वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो अभी के लिए अभी टॉपिक को छोड़ दीजिए, मैं आपको फ्यूचर वीडियो में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। अभी तक तो हमने आरबीआई के मेजर्स को देखा। अब गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है, वो फिस्कल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट मेजर्स लेती है उसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, और जो आरबीआई लेती है उसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंडिंग को कम करेगी। इन्फ्लेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, क्यों करेगी स्पेंड, वो पैसे कम खर्च करेगी, उससे क्या होगा क्राउडिंग इन इफेक्ट। ये डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है, क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट, वो मैं बताऊंगा आपको। क्राउडिंग इन इफेक्ट से क्या होगा कि लोगों के पास वो जो क्या कहते हैं डिमांड सप्लाई का गैप है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और जो हमारा क्या कहते हैं इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगा। सेकेंड है टैक्स को बढ़ाएगी। अगर टैक्स बढ़ाएगी तो क्या होगा, लोगों के पास से पैसा गवर्नमेंट को जाएगा और लोगों के पास कम डिस्पोजेबल इनकम बचेगी, लेस डिस्पोजेबल इनकम, तो इससे भी लोग डिमांड कम करेंगे। और बजट सरप्लस होगा, लोग गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा रहेगा ना, क्योंकि वो खर्च कम करेगी तो सरप्लस बना रखेगी अपने पास, तो उससे भी इन्फ्लेशन कम होगा। अगर बजट सरप्लस करना लगेगी ना गवर्नमेंट, तो लोग खर्च नहीं करेगी तो सरप्लस में रहेगा। ठीक है, हमने इन्फ्लेशन को फाइट करने के देख लिया, अब हम डिफ्लेशन को फाइट करने के मेजर देखते हैं। डिफ्लेशन को मेजर करने के लिए हम एग्रीगेट को डिमांड को बढ़ाएंगे। अभी तक हम पिछले वाले केस में हमने एग्रीगेट डिमांड को कम किया था, बट यहाँ पे हम बढ़ाएंगे। यहाँ पे आरबीआई क्या मेजर करेगी और गवर्नमेंट करेगी, वही हम सेम करेंगे, किस तरीके से वो परफॉर्म करती है आगे। ठीक है, पहला है आरबीआई करेगी ईजी, बहुत आराम वाली पॉलिसी, एक्सपेंशनरी, ज़्यादा बढ़ाएगी उसको, ना कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी। चीप होगी और डॉविश होगी। ये चारों टर्म्स हैं, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, हम इसको याद रखना है पेपर में अगर एग्जाम में आ गए तो ईजी, एक्सपेंशनरी, चीप, डॉविश का मतलब क्या होता है, हम इन डिफ्लेशन से फाइट कर रहे हैं। ठीक है, ये खाली टर्म्स हैं, अभी हम बता देंगे क्या होता है इसका मतलब। रिजर्व रेशियो जो है उसको कम करेगी, यानी सीआरआर जो है और एसएलआर इनको कम करेगी तो बैंक के पास लोन ज़्यादा जाएगा और बैंक जो है फिर आगे और अच्छे से लोन दे, क्योंकि एसएलआर में क्या होता है, और सीआर में कुछ परसेंटेज बैंक आरबीआई के पास बैंक को रखना होता है, तो अगर वो परसेंटेज कम हो जाएगा रखने का तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, तो वो दे पाएगी आगे लोगों को। इस वजह से उसको कम करेगी ताकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाए, क्योंकि इस केस में पैसा कम है इकोनॉमी में, डिफ्लेशन चल रहा है ऑलरेडी, तो वहाँ पर पैसा ज़्यादा चाहिए। पॉलिसी रेट्स को कम करेगी, रेपो, एमएसएफ, एसजीएफ,
बैंक रेट, रिवर्स रेपो, ये हम सारे कॉन्सेप्ट को ना दोबारा फ्यूचर में डिस्कस करेंगे क्योंकि सिंपल थोड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी आप खाली सुन लीजिए कि इससे क्या करेगी, इन्फ्लेशन होगा तो और डिफ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट पॉलिसी रेट्स को कम करेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, सेल कर देगी चीज़ें। जैसे अभी आरबीआई क्या करती थी, सेल कर रही थी ना, अब क्या करेगी, बाय करेगी, जी सेक। अब बाय करेगी तो लोगों के पास पैसा चला जाएगा और लोगों से वो जी सेक खरीद रही है, तो लोग इसको क्या देंगे, आरबीआई को जी सेक दे देंगे। और ये इसको क्या देगी, आरबीआई इसको क्या देगी, मनी देगी। वो मनी देना चाह रही है ना जी सेक के बदले, तो जी सेक खरीद लेगी, मनी दे देगी और लोगों के पास पैसा आ जाएगा, डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर फिफ्थ है, इन्फ्लेशन रेट को कम करेगी और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन रेट अभी 10% था, अब उसको 5% कर देगी तो लोग ज़्यादा बोरो कर पाएंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 10 से 5% हो गई, तो उससे भी लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, लोग ज़्यादा लेंगे, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा और बॉन्ड यील्ड जो होगी, वो बॉन्ड प्राइस जो होगा वो बढ़ जाएगा और बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। ये क्यों होगा, अभी ये बॉन्ड यील्ड का जो कंसेप्ट है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझना पड़ेगा हम, तो हम इसको आगे समझेंगे। अभी बस ये समझिए कि अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा ना तो बॉन्ड यील्ड जो है हमारी कम हो जाएगी। बॉन्ड यील्ड कम होगी ना तो लोगों का पैसा कम होता है, तो वही चीज़ होती है। बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होगी लेकिन बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा होगा, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, मैं इसको आपको फ्यूचर वीडियो में डेफिनेटली इसको बताऊंगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है इकोनॉमी का, ये पेपर में बहुत आता है। बॉन्ड यील्ड, गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाएगी, ज़्यादा पैसे खर्च करेगी ताकि लोगों को ज़्यादा हेल्प कर पाए। ज़्यादा पैसे खर्च करेगी, ज़रूरी नहीं वो लोगों को हेल्प करने के लिए, बट और भी सेक्टर्स में हेल्प करेगी तो लोगों को डिमांड जनरेट होगी ना, तो उससे डिफ्लेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्राउडिंग आउट इफेक्ट है, डिमांड सप्लाई का ही कॉन्सेप्ट है, इसको फिर हम फ्यूचर में देखेंगे। खाली अभी ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी और क्राउडिंग का आउट इफेक्ट होगा और उससे हम डिफ्लेशन को फाइट कर पाएंगे। टैक्सेस को जो है कम करेगी गवर्नमेंट, टैक्सेस को कम करेगी ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचे। बजट को डेफिसिट करेगी, क्यों बजट को डेफिसिट क्यों करे, क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं तो गवर्नमेंट और पैसा लाएगी, क्योंकि ऑलरेडी डिफ्लेशन है, और पैसा लाएगी और करेगी, तो उससे क्या होगा, पैसा आएगा और फिर उसको खर्च किया जाएगा, तो डेफिसिट क्रिएट हो सकता है अगर करना हो तो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन, ये भी हम समझ लेते हैं। डीवैल्यूएशन जो होता है वो होता है कंट्री जो है इनिशियली रिड्यूस करती है, सॉरी इसका यहाँ पे ना इनिशियली नहीं है, इंटेंशनली है, इंटेंशनली करती है। मैं आपको इसको लिख के दे देता हूँ, सुनिए, लिखिए। इंटेंशनली जो करेगी ना कंट्री, इंटेंशनली रिड्यूस करेगी अपनी वैल्यू, तो उसको क्या कहते हैं, डिवैल्यूएशन। क्यों करेगी, ताकि एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाएं, मोर कंपटीशन आए इकोनॉमी में टू फॉरेन बायर्स। अगर हमारे प्रोडक्ट चीप होगा और बाहर का प्रोडक्ट महंगा होगा तो ऑब्वियसली बाहर के बंदे हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, ना कि उनकी फॉरेनर्स का। तो इसीलिए वो क्या करती है, अपनी वैल्यू करेंसी को डिवैल्यू कर देती है। लेट सपोज हमारा डॉलर्स है अभी 80 रुपये का, वो कर देगी, सॉरी डॉलर है हमारा 80 रुपये का और वो कर देगी 50 रुपये का। तो अभी तक कोई फॉरेनर आके हमसे वही चीज़ 80 में लेता था, अब वो 50 में ले पाएगा, तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो बढ़ेंगे ही, उसका परचेजिंग पावर, फॉरेनर का जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगा। फॉरेनर का अगर परचेजिंग पावर बढ़ा तो वो हमसे क्या करेगा, हमसे ही प्रोडक्ट लेगा, क्योंकि उसका परचेजिंग पावर बढ़ गया है और हम उसको उतने ही पैसों में ज़्यादा सामान दे पा रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा फॉरेन बायर्स के लिए। और हायर एक्सपोर्ट देन इम्पोर्ट और कैड, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारा जो कैड है वो कम होगा। प्रॉब्लम जो होती है, सॉरी गाइस अगर आपको कहीं से भी डिस्टर्बिंग आवाज़ आ रही है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी इनिशियली मैंने स्टार्ट करा है, तो इनिशियली अभी इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, सो प्लीज़ अगर कुछ भी आपको डिस्टर्ब हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए प्लीज़, ठीक है। प्रॉब्लम होगी इसमें, क्या प्रॉब्लम होगी, डिवैल्यू करेंगे तो क्या इससे ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन
से रिजल्ट सेम होगा, बट कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे कंट्री इंटेंशनली कर रही है, रिड्यूस कर रही है वैल्यू, यहाँ पे जो है मार्केट फोर्सेस करेंगी। अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी बिकॉज ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड सप्लाई की वजह से रिडक्शन हो रहा है डेप्रिसिएशन में, तो वो उसको कहते हैं हम नेचुरल डेप्रिसिएशन। नेचुरली वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई से हमारी मनी वैल्यू कम हो रही है। और अगर एप्रिसिएशन होगा तो इसका उल्टा होगा, हमारी वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ जाएगी एप्रिसिएशन के केस में। ठीक है, ये दो टर्म्स से रिलेटेड है। हम इसको फ्यूचर वीडियो में और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कुछ टर्म्स जो रिलेटेड है इन्फ्लेशन से, जो आ सकती है एग्जाम में कुछ और हमें कंफ्यूज कर सकती हैं, तो हम प्लीज़ उसको देखेंगे। इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, जैसे है CPI, इसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इंडेक्स है जो कि मेजर करता है हमारा कंज्यूमर के प्राइस को, कि कितना इंक्रीज है इन्फ्लेशन में, कितने। ये होता है अर्बन और रूरल, ये कंबाइंड भी होता है, तीन होते हैं। ठीक है, ये NSO पब्लिश करता है और मॉस्पी थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल, ये पब्लिश करता है NSO मॉस्पी के थ्रू, और बेस ये है 2011-12 को हम लेते हैं CPI कैलकुलेट करने के लिए। ये सब चीज़ें हम फ्यूचर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड टर्म्स है तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। CPI होता है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए, दोनों की इन्फ्लेशन काउंट करता है। WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये सिर्फ गुड्स को करता है, गुड्स की प्राइस। साइनोरेज होता है, एक साइनोरेज टर्म है, कभी आपको फ्यूचर में दिख जाए तो साइनोरेज का मतलब होता है प्रॉफिट मेड बाय द गवर्नमेंट बाय इशूइंग करेंसी इशू करके जो प्रॉफिट गवर्नमेंट को होता है उसको हम कहते हैं साइनोरेज। एक अच्छा कंसेप्ट है GDP डिफ्लेटर का, इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आप सिंपल समझ लिए। हमने नॉमिनल और रियल GDP हमने पढ़ रखा है पिछले लास्ट वीडियो में, इसकी लास्ट वीडियो में, तो हम उसमें नॉमिनल रियल कर रखा है। तो GDP डिफ्लेटर क्या होता है, सिंपली होता है नॉमिनल GDP अपॉन में रियल GDP इंटू में 100, जो वैल्यू आएगी उसको GDP डिफ्लेटर कहेंगे। नॉमिनल GDP हमेशा एक करंट प्राइसेस पे रहेगा, करंट प्राइसेस, और रियल GDP हमारा होता है कांस्टेंट प्राइस। तो इसको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर होता है हमारा स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो ग्रोथ। यानी फिलिप्स कर्व में हमने देखा था कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बट यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी इकोनॉमिक कंडीशन बुरी है, अच्छी नहीं है इकोनॉमिक कंडीशन स्टैगफ्लेशन में। ग्रोथ भी कम है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, तो तीनों ही नेगेटिव पॉइंट्स हैं। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, अनइवन राइज इन प्राइस ऑफ फ्यू कमोडिटी, कुछ कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ गए वाइल इन्फ्लेशन इन अदर गुड्स आर सेम। लेट्स सपोज टोमेटो है, टोमेटो की डिमांड बहुत है बट सप्लाई नहीं है, एकदम से सप्लाई कम हो गई, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा ना यहाँ पे। तो इन्फ्लेशन होगा तो टोमेटो की ही तो प्राइस बढ़ेंगे, बाकी और वेजिटेबल्स के नहीं बढ़ेंगे ना, इसी टोमेटो, क्योंकि टोमेटो की सप्लाई कम हुई है। तो अनइवन राइज हुआ ना इस वाली कमोडिटी में, इसमें तो नहीं हुआ इन वाली कमोडिटीज़ में, लेकिन कोई और सब्जीज है और मतलब और वेजिटेबल्स है, तो इसको ही कहेंगे स्क्यूफ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है टोटल इन्फ्लेशन, जो कि सारे प्रोडक्ट्स की, सारे ऑब्जेक्ट उसकी करता है इन्फ्लेशन को काउंट। ये इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, मैं जैसे कहा कि अभी इन्फ्लेशन से रिलेटेड टर्म्स को पढ़ रहे हैं तो हम इसको बताएंगे आगे फ्यूचर में। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड एनर्जी। एनर्जी क्या होगा, फ्यूल होगा, जैसे पेट्रोल, इन सब के प्राइस फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करते हैं। फूड के प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, आज कितने कुछ है और कल कुछ है, क्योंकि ये टोटली कंसेप्ट डिपेंड होता है डिमांड सप्लाई पे। इसकी सप्लाई बहुत वो होती है, वो नहीं कर सकते, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन जब ये माइनस कर देंगे तो कोर इन्फ्लेशन आएगी। तो हम कहते हैं कि कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू हेडलाइन, क्योंकि हेडलाइन में इन्फ्लेशन ज़्यादा काउंट हो सकता है, बट कोर इनमें कम होगा, क्योंकि ये हम जो जिनके प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट ज़्यादा करते हैं उसको हम पहले ही माइनस कर रहे हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, लेकिन अभी हम इतना समझ लेते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज होता है, तो डिमांड पुल यानी लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, एंड नॉट बिकॉज कि सप्लाई में यानी प्राइस या कॉस्ट बढ़ गया है प्रोडक्ट बनाने का, उसकी वजह से नहीं, बल्कि लोग डिमांड कर रहे हैं, इस वजह से उस इन्फ्लेशन है। तो उसको डिमांड यानी खींच रही है, डिमांड पुल का मतलब खींच रही है, तो डिमांड अपनी तरफ खींच रही है, डिमांड की वजह से खींच रही है इन्फ्लेशन, तो उसको कहेंगे इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा तो एग्रीगेट सप्लाई कम होगी। एग्रीगेट सप्लाई कम होगी क्यों, बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की कॉस्ट जब ज़्यादा होगी ना,
तो हमारा जो इन्फ्लेशन होगा ना, प्राइस, इससे भी तो प्राइस बढ़ेगा ही, तो इससे जो प्राइस बढ़ेगा वो कहेंगे, हम कहेंगे उसको कहेंगे कॉस्ट, यानी कॉस्ट पुश कर रही है इन्फ्लेशन को बढ़ने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हमने डिस्कस करी है एंड जितने भी कंसेप्ट हमने डिस्कस करे वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड मैंने जैसे कि कहा, हर एक पॉइंट जो आपको समझ नहीं आया वो फ्यूचर वीडियो हम डिटेल से हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड आप बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।